बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास जो कंप्यूटर साइंसेज के एमसीक्यूज इन द टेस्ट ऑफ ज़ैबस यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके अंदर आपके पास 30 एमसीक्यूज होते हैं टोटल कंप्यूटर साइंसेज से, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज है, टोपोलॉजी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एआई की एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन, इंटरनेट इटसेल्फ की एप्लीकेशन, उसके साथ साथ आपके पास वायरस, एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी के जितने भी फीचर्स हमारे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, उन सब चीज़ों से रेलिवेंट आपके पास एमसीक्यूज होंगे। सो 20 क्वेश्चन जो है वो दे आर रिलेटेड टू थ्योरेटिकल थिंग्स। ऑल्दो 30 के 30 ही थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं, बट इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने कन्वर्जन्स करनी होंगी। सो लेक्चर इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट के अंदर हम पहले क्या करेंगे, क्विकली इसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्विकली जो है वो रिवाइज करेंगे। सो रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। सेम डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज होंगे आपके पेपर में भी इंशाल्लाह। एंड आफ्टर दैट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का, इन दैट पार्ट विल बी सॉल्विंग दोज कन्वर्जन मेथड्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, डेसिमल से हमने बाइनरी में कैसे आना है, ऑक्टल में कैसे जाना है। ऑल्दो ऑक्टल इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, बट ये जो बाइनरी से डेसिमल या हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन है एंड वाइस वर्सा जो कन्वर्जन है, इनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर ये चीज़ें हैं, एंड अगर आप इसको थॉरली देख लेते हो या इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करके चले जाते हो, अपार्ट फ्रॉम जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, तो इंशाल्लाह इजीली आप अपना कंप्यूटर साइंसेज का जो 30% के जो आपके एमसीक्यूज हैं इन योर ज़ैबस एंट्रेंस टेस्ट, इंशाल्लाह वो आप इसको कवर अप कर लोगे। सो आज का लेक्चर अब हम इसमें से स्टार्ट करते हैं। पहले अगेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिवीजन, आफ्टर दैट इन द सेकंड पार्ट हम इसका एमसीक्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ओएस भी कहते हो। इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए आपको ओएस की जरूरत होती है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, उसकी हार्डवेयर को, उसकी सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के सब को मैनेज करेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स, they can be command line interface based as well, they can be graphical user interface as well। तो जो पहले आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, डॉस होता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं विच इज इंस्टॉल्ड ऑन सम डिस्क, जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की किसी भी एक हार्ड ड्राइव के ऊपर, एसएसडी के ऊपर या किसी भी डिस्क के ऊपर इंस्टॉल्ड है, किसी मेमोरी के ऊपर इंस्टॉल्ड है, उसको आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। सो पहले जो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होती थी, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको पूरी पूरी कमांड्स इंटर करनी पड़ती थी टू ओपन अप अ डायरेक्टरी, टू डायरेक्टरी। जैसा विंडोज में फोल्डर्स होते हैं उसमें डायरेक्टरीज होती थी, तो आपको पूरी कमांड को जिसमें टाइप करना पड़ता है वो आपके पास CLI कहलाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं मोस्टली। अब इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर GUI बेस्ड सिस्टम, जिनको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम्स कहते हो। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, जो आप आइकन्स, आप उन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने से आपका जो भी प्रोसेस है वो आपका हो जाता है, वो काम आपका हो जाता है। आई वांट टू एक्सेस द रिसोर्सेज व्हिच आर इनसाइड माय कंप्यूटर सिस्टम, सो आई विल बी से सिंपली क्लिकिंग ऑन माय कंप्यूटर और मुझे पता चल जाएगा कि इसमें डिस्क कौन कौन सी हैं और किस डिस्क के ऊपर क्या डाटा पड़ा है। सो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर यू हैव टू टाइप ऑल दोज कमांड्स। तो पूरी पूरी कमांड जो थी वो आपको टाइप करनी पड़ती थी, राइट। सो कमांड्स आपको टाइप करनी पड़ती थी। तो क्विकली हम ओवरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये इकट्ठे बहुत सारे काम कर सकता है विदाउट यूजर इंटरेक्शन। ऐसे सिस्टम को आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम में यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसको मल्टीपल यूजर सेम टाइम में मल्टीपल यूजर जो है वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और अपनी प्रोसेसिंग पावर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS क्या होते हैं कि ये रियल टाइम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक MRI मशीन जो है या CT स्कैन मशीन जो है, उसके अंदर क्या हो रहा है, या अगर आपके पास एक डिजिटल सेफोगेमो मैनोमीटर है, सेफोगेमो मैनोमीटर कहते हैं जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन है। ठीक है, जो BP की मशीन्स पहले तो वो मैनुअल होती थी, अब वो डिजिटल आ गई हैं। सो BP ऑपरेटर्स हो गया आपके पास MRI मशीन्स हो गई, आपके पास CT स्कैन्स हो गए, आपके पास ECG मशीन्स होगी। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उसके अलावा भी नॉट ओनली कि वो मेडिकल प्रोसीजर्स को देख रहे हैं, बल्कि उसके अलावा भी फॉर एग्जांपल सेज़मोग्राफी जैसी होती है आपके पास। तो सेज़मोग्राफी किसको कहते हो आप? सेज़मोग्राफी आप कहते हो
जो आपका प्रोसेस है कि आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हो कि अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, जमीन की जो मूवमेंट है, जो लेयर्स की मूवमेंट है, वो कितने रेक्टर स्केल के ऊपर है। सो सेismography कहलाती है। बहुत सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का टेम्परेचर, उसका प्रेशर को मेजर करना, उसके अंदर चीज़ों की कंसंट्रेशन को मेजर करना, सब आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। तो ये रियल टाइम डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम्स हैं, जोग्राफिकल सिस्टम्स हैं, सारे के सारे ये इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनकी जो विंडोज होती है वो हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज इज अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है ताकि दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन कंप्यूटर साइंसेज बैकग्राउंड, यानी प्री इंजीनियरिंग से कोई आया हुआ है, प्री मेडिकल से आया हुआ है और कंप्यूटर साइंसेज में अप्लाई कर रहा है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह विंडोज है। अब मैंने जब मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ तो मैं जूम जूम भी ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने वन नोट को भी ओपन किया हुआ है, मैंने पीछे बैक एंड पे क्रोम पे भी कुछ चीज डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है। सो डिफरेंट फंक्शंस कैन बी ऑपरेटेड, डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी साइमल्टेनियसली रन एट द सेम टाइम। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब ये हो गया कि एट द सेम टाइम। सो इसमें आपके पास जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो मैक क्या है, इन अदर वर्ड्स आसान भाषा में बताया जाए तो जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जिस तरह आपके पास iOS होता है इन योर एप्पल फोन्स या आईफोन्स, एंड आपके पास एंड्रॉयड होता है इन योर नॉन iOS जो फोन्स होते हैं आपके, जिसमें आपके पास वन प्लस है, सैमसंग है, इवन चाइनीज बाकी भी जो ब्रांड्स हैं, दे आर ऑल ऑपरेटिंग ऑन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो iOS उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम गोज जो उनके लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो मैक ओएस स्टैंड्स फॉर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि क्या क्या काम कर रहा होता है, प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेज करना इसका काम है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना इसका काम है, कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, किस फोल्डर में क्या डेटा पड़ा हुआ है उसको देखना, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के, यानी अगर मैंने कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ अपने डाटा को तो उसको डाटा को सेव करना फ्रॉम ब्रीचिंग, आपके कोई और आ जाए मेरा सिस्टम जो है वो हैक करने की कोशिश करे उसको देखना, इंटरनेट से आने वाले थ्रेट्स को देखना, ये सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पास जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क कर रहा होता है। उसके अलावा इनपुट और एंड आउटपुट डिवाइसेस की जो मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ ड्यूरिंग जब मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लैपटॉप के साथ ये जो ड्राइंग पैड है जिसकी मदद से मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना और इसकी चीज़ों को लेके चलना, ये सारे का सारा आपका जो काम है वो इसका ही है। इसने ही चीज़ों को देखना होता है कि किस तरह से नई डिवाइसेस ऐड हो रही हैं, जो कोई डिवाइस जो है वो ड्रॉप आउट होगी है। अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हेल्प करती हैं यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए विद द कंप्यूटर सिस्टम। याद रखिएगा, आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, जब तक आप उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अटैच नहीं होंगी आप उस कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट नहीं दे सकते, आप उसको कमांड नहीं दे सकते, आप उससे रिजल्ट्स उसकी प्रोसेसिंग के नहीं देख सकते। राइट, सो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस का क्या रोल होता है। सो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो डाटा लेके जाती हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को फेड करने की, कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने की सलाहियत रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कीबोर्ड है, अगर मैं ऐसे कुछ चीज़ टाइप करता हूँ तो ये इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टाइप हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो मैंने टाइप किया है कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सो ये क्या हुआ है कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इसके अंदर इनपुट के तौर पे चला गया है, इसके अंदर फेड हो गया है, इसकी जो वर्ड फाइल थी उसके अंदर वो लिखा हुआ आ गया। तो इनपुट देने के लिए यूज होती हैं डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस आपको रिजल्ट्स दिखाती हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस आपको रिजल्ट्स दिखाती हैं वो डिवाइसेस आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो जो रिजल्ट्स दिखाती हैं आपके पास डिवाइसेस वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर वो भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है कि जो आपके पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सॉफ्ट कॉपी में स्कैन कर लेता है। जिस तरह अब आप तो क्या करते हैं कि एक कैमरा से पिक्चर बना लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना लेते हैं। तो पहले जो है वो स्कैनर यूज होते थे, अब तो आपके पास मोबाइल फोन के अंदर इतने ऑप्शन हैं कि आपको स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल स्कैनर जो है उनकी डीपीआई उनकी रेजोल्यूशन जो थी वो कैमरा से भी ज़्यादा होती थी। माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ वो इनपुट होकर प्रोसेस हो रहा है इस कंप्यूटर सिस्टम में। आउटपुट डिवाइसेज जो हैं उनकी अगर बात करते हैं, बाय द वे टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, बिकॉज मैं इनपुट देने के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो मॉनिटर, डिस्प्ले, एलईडी, ओएलईडी, जितने भी टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले करते हैं डाटा को, जो भी मैंने प्रोसेस किया है उस प्रोसेस के क्या रिजल्ट्स हैं उसको वो दिखाते हैं। तो ऐसे डिवाइसेज जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेज कहलाती हैं, जो कि आपको मैंने बताया कि रिजल्ट शो करवाती हैं। सो सच डिवाइसेज आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेज। सो मॉनिटर
है आपके पास प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ऑल दीज टाइप ऑफ डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइसेज जो कि आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं। तो दो मेन टाइप ऑफ मेमोरीज है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, उसमें से जो पहली टाइप है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, एंड जो सेकेंड टाइप है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज का जो डिफरेंस है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरीज होती हैं कि जो कि वाइटल होती हैं फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क, एंड दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद योर सीपीयू, जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो आपका सीपीयू अटैच है, ये डायरेक्टली उसको डाटा जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपके प्रोवाइड जो है वो कर रही होती हैं, राइट। एंड दे आर वेरी फास्ट, दे कैन प्रोसेस डाटा एट द स्पीड ऑफ लाइट, एंड ये वोलाटाइल मेमोरीज होती हैं। सो वोलाटाइल मेमोरीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि वोलाटाइल मेमोरीज आर दोज टाइप्स ऑफ मेमोरीज कि जिनमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक उनमें पावर आ रही है। जैसे पावर आना बंद हो जाएगी तो डाटा उनमें से वैनिश हो जाता है, डाटा उसमें से उड़ जाता है। फॉर्मरी मेमोरीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि दे विल बी कीपिंग द डाटा इन देम एज फार एज द पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। जब उनको पावर मिलना बंद हो जाती है तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा होता है वो सारे का सारा डाटा जो है उसमें से वाइप आउट हो जाता है, उड़ जाता है। This is why they are known as volatile memory, but they are super fast. They can process data at the speed of lights. यही वजह है कि दे आर डायरेक्टली गिविंग द डाटा टू योर माइक्रो प्रोसेसर चिप या सीपीयू चिप को, आपके ये डायरेक्टली जो है वो डाटा दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इसमें आपके पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट आपके पास इसमें रोम है जिनको आप रीड ओनली मेमोरीज कहते हो, एंड आपकी कैशा मेमोरी है, एंड रजिस्टर्स हैं। सो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ रैम का मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस कि डाटा को रैंडमली किसी भी जगह से इसमें से एक्सेस करवाया जा सकता है, डाटा को वहां से रीड भी करवाया जा सकता है, राइट भी करवाया जा सकता है। सो रैम के अंदर डाटा आप उसको डाटा दे भी सकते हैं और उसके पास पहले से पड़ा हुआ डाटा आप उससे रिसीव भी कर सकते हैं। तो डाटा रीड एंड राइट दोनों काम किए जा सकते हैं रैम के अंदर। रोम क्या होता है, इट्स ओनली अ रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है कि ये परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जिसमें आपकी बायोस है, फॉर एग्जांपल बायोस क्या करती है कि जब आपका एक सिस्टम ऑन होता है, अगर फॉर एग्जांपल इट्स अ सिस्टम विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एचपी, तो वो जो एचपी लिखा हुआ आएगा, जो बूट अप करने का सारा प्रोसेस करवाना है, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो बायोस ने करवाना होता है। सो रोम्स आर रीड ओनली मेमोरीज, वेयर एज रैम दे कैन बी राइट एज वेल, दे कैन बी रेड एज वेल। तो उन पर डाटा भेजा भी जा सकता है, उनसे डाटा लिया भी जा सकता है। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं इनको? रैंडम एक्सेस मेमोरी इनको इसलिए कहते हैं कि डाटा रैम में से कहीं पे भी सेव करवा सकते हैं, किसी भी स्लॉट में से डाटा को आप पिकअप कर सकते हो। फिर कैशा मेमोरीज होती हैं, ये इंटरनल मेमोरीज होती हैं आपके सीपीयूज की, ठीक है। रजिस्टर्स भी आपके सीपीयूज की इंटरनल मेमोरीज होते हैं। सो लेवल 1 लेवल 2 कैशाज होती हैं। लेवल 1 कैशा की अगर आपकी कैशा चिप सीपीयू चिप के अंदर ही बिल्ड इन है तो वो लेवल 1 कैशा कहलाता है। एंड L2 कैशा वो तब कहलाता है कि जब आपकी जो चिप है, जो आपकी सीपीयू चिप के साथ अटैच हुई है कैशा मेमोरी, उसके अंदर एम्बेड नहीं हुई, उसके अंदर कहीं पे बिल्डअप नहीं है। तो रजिस्टर्स भी आपके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपकी सीपीयू चिप है, उसकी इंटरनल जो है मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स कहलाती है, और उसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, बात करते हैं कि सीपीयू चिप जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, राइट। सो एक उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, और कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट जितना भी डाटा इनपुट आउटपुट आ रहा है वो सारे डाटा को वो देखता है। सो डाटा की इनपुट एंड आउटपुट को वो देखेगा, जो कंट्रोल यूनिट्स हैं। उसके साथ कंट्रोल यूनिट जो है उसका काम ये होता है कि देखना कि कौन सा डाटा कहाँ पे जाना है, किस पार्ट ऑफ द सीपीयू के अंदर डाटा जाके स्टोर होना है, कहाँ पे मेमोरी को कंट्रोल्स करना है, यानी जो रजिस्टर्स हैं उसके उससे डाटा इनपुट आउटपुट लेना, या जिसकी जो कैश है मेमोरी उससे डाटा इनपुट आउटपुट लेना, एंड प्रोसेस हुए हुए डाटा को, इंटरमीडिएट डाटा को कंट्रोल करना, ठीक है। यानी जो फुली प्रोसेस हो चुका है उसको भी और इंटरमीडिएट डाटा को भी, वो काम जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। सो कंट्रोल यूनिट इज वन पार्ट ऑफ योर सीपीयू चिप, या जो आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप है। सो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सीपीयू चिप का, दैट इज योर एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो इट्स योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है आपका, दिस इज नोन एज योर एएलयू। सो एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक काम करता है और लॉजिक काम करता है। अरिथमेटिक कामों के अंदर आपके पास चार तरह के काम किए जाते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। एंड लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक जो जो काम होते हैं वो सारे के सारे वो डिसीजन मेकिंग काम होते हैं। एंड दीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस
के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के गेट्स होते हैं, एंड गेट हो सकता है, और गेट हो सकता है, तो डिफरेंट लॉजिक्स को वो जो है वो यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एक कंप्यूटर चिप के दो पार्ट्स हैं, एक उसका पार्ट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट इज नोन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मींस इट दैट इट परफॉर्म्स टू टाइप ऑफ टास्क। तो अरिथमेटिक टास्क के अंदर आपके पास क्या क्या इंक्लूडेड है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये 4 बेसिक टास्क को यूज करते हुए कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपनी प्रोसेसिंग जो है परफॉर्म करते हैं। एंड देन आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट्स वगैरह जो है डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरीज पे। तो सेकेंडरी मेमोरीज पहली बात है कि ये परमानेंट मेमोरीज होती हैं, सो परमानेंट मेमोरीज होंगी, राइट। प्लस इनका स्टोरेज साइज भी ज़्यादा होता है, इनकी जो साइज स्टोरेज साइज है वो भी ज़्यादा होता है, स्टोरेज साइज भी ज़्यादा होता है, बिकॉज ये चीप होती हैं एज कम्पेयर टू आपकी रैम। देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल जो सिस्टम के ऊपर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, जो आपको क्लासेस ले रहा हूँ, इसके अंदर जो रैम है, सॉरी, दैट इज 32 GB की रैम है, बट इसके अंदर जो SSD इंस्टॉल्ड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वो 512 GB की SSD है। ऑल्दो वो कम्प्लीटली शो नहीं करती, तकरीबन 508 GB आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो आपके पास बहुत डिफरेंस है। उसका डिफरेंस की रीज़न क्या है कि प्राइमरी मेमोरी की एक तो इतने साइज़ की जरूरत भी नहीं होती, प्लस दे आर सुपर कॉस्टली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी हार्ड ड्राइव है, या जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसमें आपकी SSDs आ जाती हैं। सो सेकेंडरी मेमोरीज पहली बात है परमानेंट होती हैं, परमानेंट स्टोरेज होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कंप्यूटर को पावर मिलना जब बंद होती है तो इनमें से डाटा वाइप आउट नहीं होता। सो इसमें से डाटा जो है ना वाइप आउट नहीं होता, अनलाइक रैम की तरह से डाटा इसमें से उड़ता नहीं है। अगर मेरे हार्ड ड्राइव के ऊपर कोई विंडोज इंस्टॉल्ड है, मेरी SSD के ऊपर कोई विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो वहीं पे परमानेंटली रिटेन रहती है। तो हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, बट ये स्लोवर होती हैं एज कम्पेयर टू SSD। अब SSD हार्ड ड्राइव से तो महंगी है, फास्टर होती हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं देन हार्ड ड्राइव, बट दे आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। ठीक है, सो SSD जो है वो आपके पास एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू योर हार्ड ड्राइव। USB या फ्लैश ड्राइव जो है वो आपको पता है कि किस लिए आप यूज़ करते हैं, कि फ्लैश ड्राइव को या USB ड्राइव्स को आप यूज़ करते हो एज अ पोर्टेबल स्टोरेज, अगर डाटा को आपने ट्रांसफर करना है उसके लिए। अब तो आपको पता है कि हमारे पास जो है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी है, पूरी की पूरी अवेलेबल है, पोर्टेबल SSD भी अवेलेबल है। CD एंड DVD क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेज होती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। CD जो होती है वो बेसिकली लेजर मैकेनिज्म पे वर्क कर रही होती है, लाइट के मैकेनिज्म पे वर्क कर रही होती है। डाटा जो इसके अंदर स्टोर होता है एक CD के ऊपर या DVD के ऊपर, वो लैंड्स एंड पिट्स की फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। लैंड्स के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 1 बनाते हैं, पिट्स के ऊपर से लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, वो 0 बनाते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है आपके पास मैंने बताया कि फास्ट है बट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू योर हार्ड ड्राइव। सो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू योर हार्ड ड्राइव। जितने की आपके पास 512 GB की SSD आती है, हो सकता है कि आपके पास उतनी प्राइस के अंदर आजकल 4000 GB की अप्रॉक्सीमेटली नई हार्ड ड्राइव आ जाती है। तो देर इज अ डिफरेंस, तो इतनी ज़्यादा इनकी प्राइस का डिफरेंस है। लार्ज कैपेसिटी दोनों के अंदर की जा सकती है, बट येस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट। बट SSD दे आर सुपर फास्ट एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। सो दीज वर द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा आते हैं आगे, जो नेटवर्क टोपोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स हैं आपने देखना है। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, जब भी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। आपके घर में जो आपका वाईफाई है वो भी एक नेटवर्क है, कि उस वाईफाई के थ्रू आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज उस घर के अंदर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वो आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन जो है वो बन गया। लैन वैन मैन के ऊपर मैं अभी बात करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिफरेंट जो मैकेनिज्म है इनको आपस में कनेक्ट करने का, नेटवर्क को क्रिएट करने का, वो आपके पास जो है वो टोपोलॉजीज कहलाता है। ठीक है, सो जो डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की, वो आपके पास टोपोलॉजीज कहलाती हैं। सो पहली जो इसमें टोपोलॉजी है वो हमारे पास बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा, आपके पास क्या होता है कि इसको इंस्टॉल करना आपके पास बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक स्ट्रेट वायर आपके पास सिंगल केबल जा रही है और डिफरेंट कंप्यूटर जो है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज कंप्यूटर नंबर 1, दिस इज कंप्यूटर नंबर 2, अगेन आपके पास कंप्यूटर नंबर 3 आ गया, फिर अगेन कंप्यूटर नंबर 4 आ गया। तो इस तरह से एक सिंपल टोपोलॉजी होती है, आप इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। बट इसमें मसला क्या होता है कि अगर मेन बस के अंदर कोई डिफरेंस आ जाएगा, आपकी जो मेन केबल है उसके अंदर कोई फ़र्क आ जाएगा, कोई ग्लिच आ जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, या वो स्टॉप कर देगी काम करना, तो आपका पूरा नेटवर्क ही बैठ जाता है। इसमें ये मसला है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक हब होता है। हब ये डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे जाना है, और डिफरेंट डाटाज को वो डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहा होता है।
सो यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 1 है, यहाँ पे कंप्यूटर नंबर 2 है, कंप्यूटर नंबर 3 है, कंप्यूटर नंबर 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन है। सो डाटा पहले एक सेंट्रल हब के पास जाता है, सेंट्रल हब डिसाइड करता है कि अच्छा ये डेटा जो है दैट नीड्स टू बी ट्रेवल फ्रॉम कंप्यूटर नंबर 1 टू कंप्यूटर नंबर 3, तो वो कंप्यूटर नंबर 1 से डाटा को 3 के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा। सो इसके अंदर चूंकि अब हब आ गया है तो ये रिलायबल तो है, बट हब की ठीक ठाक कॉस्ट होती है, हब या स्विच जो है वो कॉस्टली होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, अगर आप इसकी बात करते हो। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, नाम से नजर आ रहा है, नाम से पता चल रहा है कि एक रिंग की फॉर्म के अंदर आपके पास नेटवर्क जो है वो अरेंज किया गया, एक रिंग की फॉर्म में नेटवर्क आपके पास अरेंज है कि यहाँ पे आपके पास पीसी नंबर 1 है, यहाँ पे आपके पास पीसी नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास पीसी नंबर 3 है, यहाँ पे आपके पास पीसी नंबर 4 है, यहाँ पे पीसी नंबर 5 है। सो ये जो है आपके पास रिंग टोपोलॉजी जो है वो कहलाता है। लूप के अंदर कनेक्टेड होते हैं, डाटा 1 डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर डाटा लेट से 1 से लेके 4 तक जाना है तो वो या तो इस पाथ के थ्रू जाएगा कि 5 से होता हुआ जाएगा, या तो फिर वो 2 और 3 से होता हुआ भी जाएगा। तो दिस इज अबाउट रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, जो कि अब आपका इंटरनेट बन चुका है कि इसमें जहां से भी कहीं से भी कनेक्शन की जगह बनती है वो आपके पास एक मैश टोपोलॉजी बन जाती है। रिलायबल होता है क्योंकि अगर एक एरिया से आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो किसी और जगह से आपका कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करके वहां तक डाटा जा सकता है, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी जो है ना, अगर आप बस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन कर देते हो तो ये ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। सो बस जस्ट जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी आपके पास जैसे एक जैसे आपके पास स्टेम होती है ट्री का, उस तरह से ऐड करता है, और आगे स्टार टोपोलॉजी की तरह से यहाँ पे इसकी ब्रांचेस जो है वो निकली हुई होती हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है कि किसी भी इसमें से कोई सी भी दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को मिक्स करके आप बना लें, कोई एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी वो ना रहे, इसको आप बस टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। तो सबसे बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज नोन एज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है। एक स्मॉल ऑफिस का जो नेटवर्क है, इवन जो आपके हाउस का जो आपका जो घर का अपना नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है वो लैन कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक पूरे सिटी का जो नेटवर्क है दैट इज नोन एज वैन। वैन जो है वो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करेगा, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करेगा। खुद अगर आप देखोगे तो आपका जो इंटरनेट है वो खुद भी एक वैन है। ठीक है, सो मैन एक कंप्लीट सिटी का है, वैन मुख्तलिफ सिटीज का, मुख्तलिफ एरियाज का, मुख्तलिफ कंट्रीज का हो सकता है, लैन एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का हो सकता है, एक एरिया का हो सकता है, एक छोटे से एरिया का, किसी ऑफिस का, किसी होम का, वो सारे का सारा नेटवर्क हो सकता है। फिर उसके बाद आपके पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं, और वायरलेस नेटवर्क्स जो है वो आपके पास वाईफाई को, ब्लूटूथ को या सेलुलर डाटा को यूज करते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर डाटा जो है वो आप यूज करते हो टू कनेक्ट और टू कम्युनिकेट डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है जी, तो की नेटवर्क आपके पास डिवाइसेस कौन कौन से है, राउटर है। राउटर थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, राउटर को पता होता है कि ये जो डाटा है वो कहाँ से कहाँ लेके जाना है, हर डाटा को वो अरेंज करता है, सॉर्ट करता है, देख के लेके जाता है। स्विच जो है वो एक सिंपल कनेक्शन का काम कर रहा होता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को डिसाइड कर सके। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इन दिस फॉर्म के वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट किया जा सके, या इंटरनेट से डेटा जो है वो रिसीव करके उसको वापस जो है वो लेके आ सके। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरसेस एंड कंप्यूटर एंटी वायरसेस की। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक ऐसा मलिशियस प्रोग्राम है, एक ऐसा थ्रेटनिंग प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की वर्किंग को, उसके ऑपरेशन को जो है वो क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, उनको खराब कर देता है, स्टील करता है डाटा को या फाइल्स को जो है ना वो डैमेज करता है। सो टाइप्स ऑफ वायरसेस के अंदर जो पहला टाइप ऑफ वायरस है वो ट्रोजन हॉर्स वायरस है। सो ट्रोजन हॉर्स वायरसेस क्या करते हैं कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के तौर पे ऐड करते हैं, वो ऐसे ऐड करते हैं कि जैसे आपने एक लीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बट वो इन इन अदर वर्ड्स या इन अदर सेंस वो होते हैं वायरसेस हैं, और वो आपके सिस्टम को जो इफेक्ट कर देते हैं। वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं, अपने आप को स्प्रेड करते रहते हैं। एंड रैंसमवेयर क्या करता है, वो आपकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, या कोई पेमेंट आपसे भी इवन डिमांड कर सकता है। स्पाईवेयर क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटीज को विदाउट परमिशन जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, और आपका डाटा जो है वो ब्रीच कर रहे होते हैं, और डाटा जो है वो किसी और जगहों तक जो है वो आपका पहुंचा रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं। एंटीवायरसेस, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वायरस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। सो इनके रूल्स क्या होते हैं कि डिटेक्ट करते हैं वायरसेस को, उनको रिमूव करते हैं। तो मेलवेयर वायरस को ही कहते हैं। सो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि नॉन इंजीनियरिंग सॉरी नॉन कंप्यूटर साइंसेज के बैकग्राउंड से हैं, या फिर प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से, उनके लिए मैं बता दूं कि एंटीवायरसेस जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, और मेलवेयर भी आप वायरस को ही कहते हो। एग्जांपल्स क्या है, विंडोज डिफेंडर है, नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफी मैकेफी एंटीवायरस है, कैस्परस्काई एटसेट्रा। सो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। बेहतर है कि आप इन सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखें, ताकि आपकी जो भी वायरसेस या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज या सस्पेक्टेड वायरसेस आपके सिस्टम के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी
थ्रेट्स क्या होते हैं या उससे प्रोटेक्शन क्या होती है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं कि इंटरनेट के जरिए आपको कोई थ्रेटन करता है, आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है या आपका डेटा जो है वो ब्रीच करता है, तो आपको पास समटाइम्स को फेक ईमेल्स आती हैं जिससे आपका क्या होता है कि डाटा शेयर हो जाता है उस फेक ईमेल भेजने वाले के साथ। फिर आपके पास DDoS अटैक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्रैश हो जाती हैं। हैकिंग का मतलब क्या है कि किसी और शख्स ने आपका डेटा जो है वो यूज़ कर लिया, आपकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया, आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स को हैक कर लिया, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं इसके लिए कि आप पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखो, उसके साथ साथ आप फायरवॉल्स एंड इंक्रिप्शन टूल्स को जो है ना वो आप जो है वो इंस्टॉल्ड रखें, अपडेटेड रखें। सो फायरवॉल्स एंटीवायरस से थोड़ा डिफरेंट होता है। फायरवॉल जो है प्रोटेक्शन लेयर का काम कर रहा होता है और चीज़ों को एक्सेस नहीं देने देता विदाउट द परमिशन। एंड अगर वो देखता है कि कोई अनऑथेंटिक किस्म की या सस्पिशियस किस्म की या सस्पेक्टेड किस्म की एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है, तो उस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के बाद वो क्या करता है कि वो इस डाटा को जो है वो ब्रीच होने से या डाटा को उस तक एक्सेस होने से रोकता है कि आपका डाटा जो है वो एक्सेस नहीं करने देता अनऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर्स को। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, बल्कि आप तो कहना चाहिए कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेट सर्विसेज क्या है? आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है आपके पास जिसमें गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो क्लाउड के ऊपर सेव हुआ होता है। सो डाटा इज सेव्ड ऑन अ क्लाउड। सो डेटा आपका जो है एक क्लाउड के ऊपर सेव हुआ है। डाटा आपका एक क्लाउड का मतलब क्या है कि आपका डेटा जो है वो एक ड्राइव के ऊपर अपलोडेड है, जिसमें गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है, आपका जो आई क्लाउड है वो भी एक आपका क्लाउड सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें डेटा आपकी हार्ड ड्राइव पे नहीं पड़ा हुआ होता, बल्कि जो क्लाउड है, क्लाउड ने डेफिनेटली हार्डवेयर रिसोर्सेज रखे हुए होते हैं, उसके ऊपर अपलोडेड लोडेड होता है। तो उसका एडवांटेज होता है कि आप अपने डाटा को कहीं भी वाया इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आपको ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट येस, ये कॉस्ट करते हैं। अगर आप पेड सर्विसेज लेते हो तो वो आपको कॉस्ट करेंगे अगर आपने ज़्यादा साइजेस के वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो लिए हुए हैं। प्लस फिर इसमें थ्रेट्स भी हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। सो वेब टेक्नोलॉजीज में आपके पास HTTP है, ये एक प्रोटोकॉल है फॉर वेब ब्राउजिंग। बस इतना है, इसके लिए जो है वो आपने याद रखना जरूरी। IP एड्रेस क्या है कि जिस तरह आसान लफ्जों में मैं अगर आपको बताऊं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, तो हर आइडेंटिफायर का कि हर डिवाइस का जो इंटरनेट को यूजर जो है एक्सेस कर रहा है, उसका अपना एक डिस्टिंग्विश्ड IP एड्रेस होता है। तो जस्ट लाइक एक गाड़ी की जिसमें एक डिफरेंट नंबर प्लेट होती है, इसी तरह आपकी हर डिवाइस का एक डिफरेंट जो है वो IP एड्रेस होता है। DNS क्या होता है? जो डोमेन नेम सिस्टम है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गूगल पाकिस्तान के लिए आप एक्सेस करते हो www.google.com.pk। सो वो उसकी DNS है कि गूगल उसका DNS है। अगर कोई और वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो तो जो भी वो नेम है उस डिवाइस का, जो भी उस वेबसाइट का सॉरी नेम है, वो उसका DNS नेम यानी डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आप डिवाइसेस को, आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ प्रोसेस के के अंदर आप इंटरनेट की मदद से डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑटोमेशन को देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपने सिस्टम्स को किया हुआ या मॉनिटर कर रहे हैं आप सिस्टम्स को। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। सो IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आप अपने स्मार्ट होम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप अपने घरों का टेम्परेचर को देख रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरास को देख रहे हैं, आपके जो हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स आपके घरों में या लाइटनिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कार्स के अंदर वो एक GPS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे कनेक्टेड है, रिमोट डायग्नोस्टिक्स के तौर पे कनेक्टेड है। हेल्थ केयर के अंदर डिफरेंट IoTs होती हैं। जो स्मार्ट वॉचेस आपने पहनी हुई होती हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी हार्ट बीट को, आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। एंड डिफरेंट मेडिकल सेंसर्स जो हैं वो जब आप डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सो इंटरनेट चैलेंजेस, IoT के चैलेंजेस क्या हैं? सॉरी, सो इंटरनेट ऑफ थिंग के जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सिक्योरिटी रिस्क हैं, हैकिंग के थ्रेट्स हैं। अगर आपके घर में कोई, आपने अपनी सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए कैम्स इंस्टॉल किए हुए और आप इंटरनेट की मदद से उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो कोई भी उसको हैक करके इवन वो भी आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकता है। सो एक इसमें यह डाटा प्राइवेसी के कंसर्न हैं। उसके अलावा जो है एनर्जी कंजम्पशन, डेफिनेटली दीज डिवाइसेज कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। सो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी ज़्यादा होते हैं, आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी जो है वो आपकी ज़्यादा होती है। अब AI की एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, सो AI इनेबल करता है मशीन्स को कि वो सिमुलेट कर सकें ह्यूमन इंटेलिजेंस को, यानी दे हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप ये कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इनके पास होती है। सो डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके पास, वो जस्ट लाइक ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन जो है वो डाटा को कंसीव करते हैं या डाटा को
एडजस्ट करते हैं। सो एआई ने आपके पास डिफरेंट एआई की एप्लीकेशन में चैट बॉट्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, एंड अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर आया है, चाइनीज़ चैट बॉट सॉरी आया है, जिसका नाम डीप सेक है। सो डिफरेंट आपके पास चैट बॉट्स, आप इनको डिफरेंट कमांड देते हैं, एज अ रिजल्ट वो आपको उन प्रॉम्प्ट्स को, वो जो कमांड्स आप देते हैं किसी भी चैट बॉट को, वो आपके पास प्रॉम्प्ट कहलाती है। सो उन प्रॉम्प्ट के ऊपर जो वो आपको रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट जो है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। सो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपको वो जो है ना वो जनरेट करके देते हैं। सो रिस्पॉन्सेज जो वो जनरेट करके देते हैं। सो फेशियल रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर हैं, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, दे आर ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ ए आई। तो ए आई पावर्ड व्हीकल्स हैं आपके पास, ई कॉमर्स रिकमेंडेशन है, जितनी भी आप के पास रिकमेंडेशन आ रही होती हैं, प्रोडक्ट सजेशन आपके पास सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, सो दे आर ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ए आई एप्लीकेशन। सो ए आई टेक्नोलॉजीज में आपके पास मशीन लर्निंग है, इसमें ए आई डाटा पैटर्न को देखता है, डीप लर्निंग है, एडवांस्ड ए आई यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ठीक है, NLPs हैं। सो ये सारे के सारी चीज़ों को जो है ना वो आप देख सकते हो कि वो ए आई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइंड आउट करती हैं। सो मान रखी, so up till now, we have revised the basic concepts of जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसको हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखा है, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसको देखा हम लोगों ने। उसके बाद जो है इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने देखा, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोगों ने मेमोरीज एंड इसकी टाइप्स को देखा, ठीक है। सो मेमोरीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज थी, जिसमें हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी थी, इनका डिफरेंस क्या है, स्पीड और रिलायबिलिटी को देख के ये कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें से जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या चीज़ हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमने बात की कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। सो रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। फिर लास्ट जो एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर समटाइम्स कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू IoTs, ठीक है, एंड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट की मदद से जो आप होम ऑटोमेशन और इस तरह की चीज़ें करते हैं वो थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। फिर हम लोगों ने इसमें स्टार्ट में हमने टाइप्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देखी थी, ठीक है जी, टाइप्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हमने देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर देखा है कि नेटवर्क को लेके बेसिक्स देखी, हमने इंटरनेट को लेके बेसिक देखी, हमने टोपोलॉजीज रिवाइज की थी। तो टोपोलॉजीज क्या चीज़ होती हैं कि किस तरह से आप जो है ना डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हो। सो टोपोलॉजीज को हमने देखा, उनकी टाइप्स को हमने देखा, नेटवर्क को हमने देखा, इंटरनेट को हमने देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद बात की थी सिक्योरिटी में, एंड उतना ही बेसिक चीज़ें हम लोगों ने इसमें से देखी विच वर रिलेटेड टू वायरस एंड एंटी वायरस। फिर मैंने कुछ MCQs सॉल्व करवाए रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स, बट उनका मैंने डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखा था, ठीक है। तो द डिफ़िकल्टी लेवल वाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू द पास्ट पेपर। उसकी रीज़न ये थी कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अपेयर हो रहे होते हैं फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उनके इस डर को ख़त्म करने के लिए कि यार अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में डिफ़िकल्ट चीज़ें भी आएंगी तो बहुत कोई मसले वाली चीज़ें इसके टेस्ट में जैबिस के टेस्ट में नहीं होती हैं, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर बात की, हम लोगों ने इसके अंदर जो बात की थी हमने वो बात हम लोगों ने MCQs को किया। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द इंट्रेंस टेस्ट ऑफ जैबिस कि जो कंप्यूटर्स का सेक्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चंस, सो 20 क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है जी। सो 20 क्वेश्चंस तो थ्योरेटिकल ही होते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके होते हैं जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं सारे के सारे। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड 10 क्वेश्चन वो भी थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, बट उनमें साथ साथ समटाइम्स जो कन्वर्जन्स हैं कि एक बाइनरी फॉर्म से डेसिमल में जाना, डेसिमल से बाइनरी में जाना, सो इस तरह की चीज़ें भी सम टाइम जो है वो इसके अंदर जो है दे आर द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। सो बाइनरी टू डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी है, ठीक है ना जी। सो डेसिमल टू बाइनरी है, एंड ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके पास होते हैं। सो आज अब हम जो आज का पार्ट है लेक्चर का, इसके अंदर अब हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जो बाकी 10 क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड आते हैं और गेट्स से भी रिलेटेड होते हैं समटाइम्स, ठीक है, लॉजिक जो सेक्शन है उससे रिलेटेड होते हैं, तो ये कवर अप हो जाएंगे। तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस
फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन एंड द डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी टू मीडियोकर होगा, दे आर नॉट सुपर डिफिकल्ट, ठीक है। सो इजी टू मीडियोकर जो है वो डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पे पेपर के अंदर होता है, अगर पेपर की बात की जाए। यस इजी होता है, बट मैनी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, प्री मेडिकल बैकग्राउंड, उनका कंप्यूटर के ऊपर इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं होता, जिसकी वजह से दे स्ट्रगल। सो यू नीड नॉट टू वरी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, कंप्यूटर्स के जो हमारी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं या लेक्चर हमारा बनता है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू कन्वर्जन्स, ठीक है। सो दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इज रिलेटेड टू कन्वर्जन्स है। इसके अंदर जो हमने सबसे पहले देखते हैं हम लोग के डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें पावर जो बेस है वो 10 होती है। जो हमारा आम नंबर सिस्टम है वो क्या है, इट कंप्राइजेज ऑन बेसिस ऑफ इट कंप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ 10, ठीक है। ये 10 की बेस के ऊपर कंप्राइज करता है। 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स हैं और उन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम लोग बाकी नंबर्स को भी बिल्ड अप जो है वो करते हैं, ठीक है जी। अब बाइनरी टू डेसिमल या आप ये कहिए कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की जो कन्वर्जन है ना, उस पे जाने से पहले मैं आपको कोई कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, मैं आपको सॉरी कॉन्सेप्ट देता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम्स का। सो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड उनको तो आइडिया होगा, बट बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि इसमें ओनली 2 नंबर्स होते हैं, बाइनरी मीन्स 2। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर चलता है एंड इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 1 एंड 0। जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में वी हैव अ टोटल ऑफ 10 नंबर्स, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर बनते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर सिस्टम बनते हैं जिसमें 1,0 है, ठीक है। तो 1,0 2 नंबर के ऊपर सारे के सारे कंप्यूटर के जितने भी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो सारे का सारा इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, यानी वंस और जीरोस की फॉर्म में डेटा होगा। So data will be in the form of ones and zeros, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूं रिलेटेड टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा जो होता है इट्स इन रॉ फॉर्म, वो प्रोसेस्ड नहीं होता। तो डेटा इज इन रॉ फॉर्म। जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है, प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, सो प्रोसेसिंग की मदद से, प्रोसेस्ड होने की मदद से, ठीक है, आफ्टर गेटिंग प्रोसेस्ड इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। सो वो डेटा जो होता है इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और डेटा में फ़र्क है। डेटा इज इन रॉ फॉर्म, वो प्रोसेसिंग अभी उसके ऊपर परफॉर्म नहीं हुई हुई है, वंस प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन इट, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गुड इज अ बॉय, इज अ बॉय अली, सो ये मेरे पास एक डेटा है। इसको जब मैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूंगा इट विल बिकम अली इज अ गुड बॉय। सो ये कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस हो गया। सो नाउ इट्स एन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है और ये जो है ये आपके पास डेटा है। सो ये डेटा है, ये जो है आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं पास पेपर के क्वेश्चन के मुताबिक। सो क्वेश्चन मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, आप ये कहो कि बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रॉम बाइनरी। सो एक नंबर अगर बाइनरी में है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमने बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें हम ये ले लेते हैं 1101 एंड एक एग्जांपल और कर लेते हैं बी, लेट से उसके अंदर जो बाइनरी नंबर है मेरे पास दैट इज 1001, ठीक है। अब हम डेसिमल नंबर्स को में लेके जाने के लिए बाइनरी को क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर अडाप्ट करेंगे, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल है, वेरी इजी, सुपर इजी। आपने इस मेथड को याद रखना है, नो मैटर यू आर कमिंग फ्रॉम विच एवर बैकग्राउंड, इजीली आप जो है ना कंप्यूटर्स को कवर अप कर लोगे जैबिस के लिए अगर आप ये मेथड सीख लेते हो। सो ये क्वेश्चन भी आता होता है। सो 1 into 2 करें, प्लस सेकंड नंबर भी 1 है मेरे पास, 1 into 2 करें, प्लस थर्ड नंबर मेरे पास 0 है, 0 into 2 करें, प्लस 1 into 2 करें आप। अब आप यहां से पावर्स लगाएं, ये पावर 0 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, पावर 3 है। हमेशा आपने जब भी डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना है तो राइट हैंड साइड से आपने पावर्स लगानी है, राइट हैंड साइड से आपने पावर्स लगानी है, राइट हैंड साइड से आपने पावर्स लगानी है। जब आप राइट हैंड साइड से पावर्स लगाओगे 1 into 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 1 into 2 की पावर 4 4 हो जाएगा, जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा,
2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आ जाएगा 13। सो जो हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में भी यूज करते हैं उसमें जो 13 नंबर होता है, बाइनरी में वो नंबर 1101 के इक्वल होता है। तो वेरी सिंपल, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, क्या करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट साइड से पावर लगवाएंगे, ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। टू वो क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मजीद थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए हम अगली एग्जांपल भी कर लेते हैं। 1001 है, अगेन व्हाट आई विल डू हियर इज 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। राइट साइड से मैं पावर लगाऊंगा 1, और सॉरी राइट साइड पावर मैं लगाऊंगा 0 से स्टार्ट करनी है पावर, ये मिस्टेक नहीं करनी जो मैं करने जा रहा था। 0 1 2 एंड 3, 1 इंटू 2 का क्यूब इज 8, अगेन 0 के साथ तो कुछ भी होगा, 0 में हमने जा ही नहीं रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम बचाना है ना भाई पेपर में। 2 की पावर 0 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 जो है ना वो डेसिमल का, यानी अगर 9 है बेस 10 वाला, तो बेस 2 के अंदर लिखा जाता है 1001। सम टाइम बाइनरी को यूं भी लिखा होता है, जिसमें ये मैंने मेंशन किया कि 1001 की बेस 2, बेस 2 का मतलब क्या है कि वो किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है, याद रखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो हमारे पास 2 होगी। सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास 10 होगी, बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है हमारे पास वो हमारे पास 2 होगी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर सिस्टम है, ठीक है, वैसे तो ऑक्टल भी है, बट ऑक्टल को इतना मेजर पार्ट नहीं है, हमारे पेपर के अंदर आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं ऑक्टल को भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अच्छा, एक एक उस पर जाने से पहले, अब ये तो हम गए हैं डेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल में गए हैं। जब मैंने कन्वर्ट करना है फ्रॉम कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सो कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी मैंने क्या काम करना है, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, सो उसकी हम बात करते हैं कि डेसिमल से बाइनरी पे जाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है जी, सो डेसिमल से बाइनरी पे जाने के लिए हम जो प्रोसीजर अडेप्ट करेंगे मैं उसकी बात करता हूँ, बल्कि इनमें से एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से 13 कोई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो वाकई डेसिमल में वो बनता है जो कि हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, सो 13 है, तो डेसिमल की बेस 2 है ना, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। अब आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 6 12 होता है, रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो यहाँ पे आप रिमाइंडर्स लिखोगे। अगेन 2 3 6 होता है, पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, कुछ भी बीच में नहीं बचा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। अब अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2 होता है, 3 में से 2 गया, 1 बचा। जब आप 1 पे पहुंच जाओगे तो आप कन्वर्ट हो गए, अब आप यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा 1101। सो बाइनरी नंबर अगर डेसिमल में 13 है तो बाइनरी में क्या बन जाएगा, 1101 बन जाएगा। हमने तो ऑलरेडी कन्वर्ट करके चेक भी किया हुआ है, वाकई 13 बनता था। अगेन ये जो 1001 है, मैं एक एग्जांपल इसके लिए भी करवा देता हूँ, ताकि अगेन वही बात है कि दिस कॉन्सेप्ट विल बिकम फर्दर स्ट्रेंथनड अप। तो इस कॉन्सेप्ट को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या था, ये 9 बना था, यस ये 9 बना था 1001। तो इसको हम डिवाइड करके दे लेते हैं, 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 2 सॉरी 2 4 8, 2 4 8, रिमाइंडर क्या बचा, 8 में से 9 गया, रिमाइंडर 1 बचा। अगेन 2 2 4 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो अगेन नीचे से ऊपर की तरफ आपने चले जाना है, कन्वर्ट हो जाएगा 1001। तो बड़ी बेसिक सी कन्वर्जन होती हैं, जिस तरह के ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसी लेवल की सुपर डुपर बेसिक सी कन्वर्जन जो है वो आपके पास होती है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि डेसिमल से बाइनरी में जाना है क्या करोगे, बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आप क्या मैकेनिज्म जो है वो अडेप्ट करोगे। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम को, जिसको आप ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑल्दो प्रीवियस ईयर पेपर्स में कोई ऑक्टल को ज्यादा नहीं छेड़ा गया, बट अगेन एक नंबर सिस्टम तो है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर ऑक्टल का मतलब ही क्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है, याद रखनी है आपने कि इसकी जो बेस होती है, इसकी बेस जो है वो आपके पास बेस इज 8। सो बेस इज 8 है आपके पास। ठीक है, सो बेस जो है वो इसकी 8 होगी, और 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, राइट। सो 2 की पावर 3 क्या होता है, मेरे पास 8 होगा। तो इसके अंदर जब मैं, सो 2 की पावर क्यूब इज 8, सो
इसके अंदर जब मैं टेबल बनाऊंगा, इसका जब मैं टेबल बनाऊंगा तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, वो 8 है, तो 3 डिजिट्स का टेबल मैं बनाऊंगा, 4 डिजिट्स का टेबल मैं नहीं बनाऊंगा। 4 का टेबल हम हेक्साडेसिमल पे बनाते हैं। हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो 16 होती है। मैं हेक्साडेसिमल पे आता हूँ, बट हम ऑक्टल से स्टार्ट लेते हैं। सो ऑक्टल में जाने के लिए मैंने बताया कि आप 8 बनाओगे। सो ऑक्टल का टेबल कैसे याद रखना है या बनाना है, अगर आप पेपर में बनाना बन जाए तो एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, 8 पूरे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन अगेन 3। अब 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। सो मैंने इसलिए 1 से स्टार्ट लिया। फिर 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। मैंने 2 से स्टार्ट लिया। फिर 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। मैंने 4 से स्टार्ट लिया। ठीक है, अब मैं इसके बाद सॉरी 4 पे जाऊंगा। तो अब मैं आई विल बी राइटिंग 4 zeros and 4 ones. So I'll be writing 4 zeros and 4 ones. तो बस मैं ये करूंगा, 2 की पावर 8 है, एंड दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, ये 0 बनता है, ये 1 बनता है ऑक्टल नंबर का, ये 2 बनता है, ये 3 बनता है, ये 4 बनता है, ये 5 बनता है, ये 6 बनता है, एंड ये 7 बनता है। ठीक है जी। सो ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन हो गई, इजी पीजी। सो अगर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो आप इस टेबल की हेल्प आउट ले लोगे। तो अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जाना है तो यू विल टेक द हेल्प, यू विल सिंपली बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस टेबल। बट रिमेंबर, जहाँ पे ऑक्टल 8 होता है तो 2 की पावर क्यूब जो है ना वो ऑक्टल होता है। तो आपने उसके मुताबिक जो है ना वो टेबल बनाना है, 16 वाला टेबल नहीं बनाना, 4 वाला टेबल नहीं बनाना। अब फॉर एग्जाम्पल इन द पेपर आई गेट दिस क्वेश्चन कि 247 है, इसकी बेस 8 है, इसको बेस 2 में कन्वर्ट करो, यानी ऑक्टल से बाइनरी में लेके जाओ। ऑक्टल से हमने किस में इसको लेके जाना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाना है। सो ऑक्टल से बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, टेबल मैंने बना लिया, टेबल से वैल्यू पुट करूंगा। सो पहला नंबर 2 है, अगला नंबर 4 है, अगला नंबर 7 है। सो 2 की जगह पे 2 का कोड आ जाएगा। सो 2 का कोड इज 0 1 0, तो ये आएगा 0 1 0। 4 का कोड आएगा, 4 का कोड क्या आएगा, 1 0 0। तो 4 का कोड आएगा, 4 का कोड आएगा 1 0 0। फिर हमारे पास 7 का कोड क्या आएगा, 1 1 1। तो 7 का कोड आएगा 1 1 1। तो ये अगर एक नंबर ऑक्टल में 247 की बेस 8 था, तो ये बाइनरी में 0 1 0 1 0 0 1 1 के इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा। राइट जी, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपने बाइनरी से ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। तो ये कन्वर्जन किसकी हुई है, ये बेस 8 से कन्वर्ट हुआ है इनटू बेस 2। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें हमारे पास ऑक्टल में एक नंबर है तो उसको हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। वैसे तो ये कोई हमारे पेपर का पार्ट नहीं है, इसके बाद हमने बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखना था, बट उसमें आप 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो वहाँ पे आप उसको 8 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर टेस्ट। मेजर जो पार्ट है हमारी कन्वर्जन्स के वो क्या है, कन्वर्ट करना फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद मैंने क्या करवा दिया, ऑक्टल से बाइनरी में जाना। अब हम बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द बाइनरी नंबर्स, हम बात करते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम की। सो हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10। सो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा मेरे पास, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है कि जिसकी जो बेस है वो 16 होती है। हेक्सा मीन 6, एंड जो हमारे पास डेसिमल है वो 10 है, 16। 10 प्लस 6 इज 16, सो 16 की बेस होगी। जब 16 की बेस होगी ना तो हमारे पास जो आएगा 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। 2 की पावर 4 क्या होगा मेरे पास, 16 होगा। अब 2 की पावर 4 वाला टेबल बनाना है तो 4 के ग्रुप्स वाला टेबल बनेगा और 16 तक बनेगा। 0 1 0 1 0 1 0 1, अगेन मेरे पास आएगा 0 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1। तो चेक करना है कि 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तो 12 हुए हैं। सो 13 14, एंड देन उसके बाद 15 16। तो आपने 16 लेके चलने हैं नंबर्स। अब नेक्स्ट में 2 टाइम्स जीरोस, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स जीरोस, 2 टाइम्स 1, फिर अगेन हमारे पास आएगा 2 टाइम्स जीरोस, 2 टाइम्स 1,
फिर 2 टाइम जीरोस, फिर 2 टाइम 1 आ जाएगा। राइट जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि 4 टाइम जीरोस, 4 टाइम जीरोस आ जाएंगे, 4 टाइम 1 आ जाएंगे, फिर मेरे पास 4 टाइम जीरोस आ जाएगा, फिर मेरे पास 4 टाइम 1 आ जाएगा। सो 4 जीरोस नाउ एंड 4 वंस, सो 4 वंस। अब लास्ट में 8 जीरोस एंड 8 वंस, सो लास्ट में आपने 8 जीरोस एंड 8 वंस करना है। सो क्योंकि ये 4 का ग्रुप बनाएगा। सो 8 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7, 8 जीरोस हो गए, 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। तो अब हमने जो है वो इसको कन्वर्ट करना है। तो अब मैंने आपको एक टेबल वाला भी प्रोसीजर सिखा दिया, बट अगेन आप इसमें डेसिमल वाली कन्वर्जन भी कर सकते हो। तो अगेन स्टार्ट आपने जीरो से लेना होता है, 0 1 2 3 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, दिस इज योर 7, दिस इज योर 8, दिस इज योर 9, दिस इज योर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब आप कहोगे सर आप तो कहते 16 होती है बेस, आप 15 तक हैं, तो भाई जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इसमें 10 नहीं होता, 10 को आप ए कहते हैं। सो 10 ए है, 11 बी है, 12 सी है, ठीक है, और 13 डी है, ये ई है, और ये एफ है। ठीक है। सो 10 से ए बी सी डी ई एंड एफ पे ये चले जाते हैं। तो ये चीज आपने देख लेनी है। अब अगर लेट से आपके पास कन्वर्जन के लिए कोड आ जाता है कि आप बताओ कि ए 6 F 16 में है, आपने उसको लेके जाना है इनटू बाइनरी। तो कैसे लेके जाओगे? सो टेबल से कन्वर्ट कर लो। ठीक है। सो टेबल से आप कोड प्लग इन कर दोगे सिंपली। ए का कोड क्या है? ए का कोड बनता है 1010। सो एज कोड इज 1010, सो 1010। 6 का कोड क्या है? 6 का कोड ये है 0110। एफ का कोड क्या है? एफ का कोड है 1111, टेट्रा 1। ये अब बाइनरी में चला गया। तो ये बेस 16 में था, बेस 16 से बेस 2 में चला गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं वापस आऊँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 1101, वो आंसर 13 आया था। तो अगर आप इस टेबल से भी देखो तो 13 आता है। तो एनीवेज ज्यादा जो प्रोसीजर यूज होगा ना, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अब सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, बाइनरी नंबर्स की एडिशन एंड बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सो बाइनरी नंबर्स में जीरो में जब आप जीरो को ऐड करोगे तो जीरो होता है, वन में जब आप वन को ऐड करोगे तो वन जीरो होता है, जीरो आ जाता है यहाँ पे, वन कैरी चला जाता है। वन में आप जीरो को ऐड करोगे वन होता है, जीरो में आप वन को ऐड करोगे तो भी आपके पास वन होता है। राइट। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की मैं अगर इन्हीं केसेस की बात करूं तो जीरो में से जीरो को माइनस करोगे जीरो होगा, वन में से आप वन को माइनस करोगे तो जीरो होगा, वन में से आप जीरो को माइनस करोगे तो वन होगा। ठीक है। सो वन होगा। जब आप जीरो में से वन को माइनस करोगे तो वो साथ में नंबर से कैरी लेगा, और फिर उसके बाद सॉल्व होगा। जब वो कैरी लेगा तो वन जीरो हो जाएगा। वन जीरो का मतलब क्या होता है? टू वंस को वन जीरोस कहते हैं, तो यहाँ पे वन आएगा। ठीक है। वो कैरी लेने की वजह से ये सिचुएशन या ये चीज आपके पास या आपके साथ जो है वो आएगी। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि गेट्स की बात कर लेते हैं। तो ज्यादा कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स में जाने के लिए बस मैंने बताया कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख लो। ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल देख लो, डेसिमल टू बाइनरी का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, हेक्सा डेसिमल से बाइनरी का पता होना चाहिए, बाइनरी से हेक्सा डेसिमल का पता होना चाहिए। बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में भी आप जा सकते हैं ना। ठीक है। बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में कैसे जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है 0110, 0100, 001। अब आपने क्या करना है, इसमें चार के ग्रुप्स बनाने होंगे। सो फोर का ग्रुप ये आ जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। अब हम बाइनरी से हेक्सा में जा रहे हैं। सो बाइनरी से हेक्स में जा रहे हैं, अगेन सेम टेबल को यूज करेंगे। 0110 का एक ग्रुप बना लेंगे, एक 0100 का ग्रुप बना लेंगे। अब 01, तो इसके साथ लेफ्ट पे खुद हमेशा दो जीरोज ऐड कर लेंगे। अब 0010 का कोड क्या बनता है? टू बनता है, तो ये यहाँ पे टू आ गया। 0010 का कोड क्या बनता है? 0010 का कोड ये भी टू ही बनता है, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हो गए, टू बनता है। 0110 को ढूंढ लेते हैं, 0110 को ढूंढ लेते हैं। 14 नहीं, 0110, 0110 कहाँ पे है?
01106 बनता है, सो 6 आ जाएगा ये। सो 226 आ गया ये हमारे पास हेक्सा में। अब हम बाइनरी से हेक्स भी चलेंगे, ठीक है जी। सो मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्सा आप अगर जा रहे हो, दोनों के दोनों ये हैं, और ऑक्टल से बाइनरी में जाना है ये कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट कर लिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट गेट्स का है। 4 जो बेसिक गेट्स है ना, उनको आपने उनके ट्रुथ टेबल्स को याद रखना है। जो पहला गेट होता है इसके अंदर वो निगेशन का गेट होता है, जिसको जब आप इनपुट पे 0 देते हो तो आउटपुट पे 1 कर देता है। सो ये नॉट गेट होता है। ये कौन सा गेट होता है? नॉट गेट होता है। इसका सिंबल एक ट्राइंगल आगे बबल होता है, यूजुअली समटाइम्स बबल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर इनपुट पे 0 होगा आउटपुट पे 1 हो जाएगा, इनपुट पे 1 होगा आउटपुट पे 0 हो जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल यही है। अगला जो है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो और गेट का है। वो और गेट का कॉन्सेप्ट है 0 1 0 1 0 0 1 1। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पहले कभी ये किए होंगे। तो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ नॉन कंप्यूटर साइंसेज बैकग्राउंड, ठीक है, दे आर इजी। तो और गेट क्या होता है? ए और बी के इक्वल होता है। सो ए और बी में क्या होता है? अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 होगी। अगर एक भी 1 है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1, ये वैसे एडिशन नहीं है, लेकिन दोनों इनपुट्स 1 हो तो 1 होता है, क्योंकि एडिशन में तो 1 + 1 1 0 होता है। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। सो लास्ट गेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। सो एंड गेट क्या होगा? सो एंड गेट होता है मल्टीप्लीकेशन का, 0 1 0 1, 2 zeros 2 1। तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सो ए एंड बी आ जाएगा ये मेरे पास, ठीक है। सो एंड गेट ही होता है। नैंड आ गया तो एंड की ऑपोजिट कर देनी है। नॉर आ गया तो और की ऑपोजिट कर देनी है। दो हमारे पास स्पेशल गेट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो पहला गेट होता है वो एक्स और गेट होता है। सो एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल जो है वो मैं आपको वैसे एहतियातन करवा देता हूँ। सो एक्स और गेट के अंदर क्या होगा कि एक्स और गेट के अंदर जब भी दोनों इनपुट सेम होती हैं तो आउटपुट 0 होती है। सो एक्स और गेट में क्या होगा? एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं इसको। सो एक्स और गेट ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट। सो एक्सक्लूसिव और गेट में हमारे पास क्या होगा? एक्सक्लूसिव और गेट में मेरे पास जब भी दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट जो है ना वो मेरे पास 0 होती है। सॉरी, दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 0 होगी। तो दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 0 होगी। ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे 1 होगा। एक्स नॉर गेट इसके ऑपोजिट है। उसमें जब दोनों इनपुट्स, अगर मैं एक्स नॉर की बात करूँ तो मैं इनपुट्स यही ले लेता हूँ। तो एक्स नॉर की अगर आउटपुट की बात की जाए तो 0 0 के ऊपर वो 1 होगा। तो 0 0 के ऊपर उसकी आउटपुट 1 होती है, एंड 1 1 के ऊपर भी, ठीक है, 1 1 के ऊपर भी उसकी आउटपुट 1 होती है। अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट इसमें 0 हो जाती है। इसको आप एक्सनोर गेट कहते हैं। तो ये आपकी सारी चीज़ें रिवाइज कर गया है रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ का जो पोर्शन है। 30 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जैबिस के अंदर। आप सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो गए। कन्वर्जन भी आ गई बीच में, इससे पहले मैंने कुछ एमसीक्यूज करवाए, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराए। तो डिटेल्ड पूरे लेक्चर को देखना है। इनको जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी सॉल्विंग ऑफ रिलेटेड टू फर्दर एमसीक्यूज। तो एक और इसका एक मैराथन कर लेंगे कंप्यूटर्स का, जिसमें तकरीबन हम 100+ जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज 1 सिटिंग में सॉल्व आप कर लेंगे। तो कि सारा का सारा सिलेबस जैबिस को कवर कर लेंगे। क्योंकि ये लेक्चर अगर आपने देख लिए, ये जो आज के लेक्चर्स हैं, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए तो ट्रस्ट मी कंप्यूटर्स के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। Like, comment, and subscribe.